Hi guys, this is Sandesh Gaur and welcome to my channel Smart Sandesh. तो गाइस जिनका मैं आज इंटरव्यू करने वाला हूँ, इंटरव्यू विद आइकन में आज के आइकन है बहुत स्पेशल है। और जो आज के आइकन है उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया है, साथ ही साथ बॉलीवुड की फिल्म कीमत, मस्त, सोल्जर और तमाम ऐसी फिल्मों में अभिनय से लोगों का दिल जीता है। तो मैं आज आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ। तो उनका नाम है शीतल सुवर्ण उर्फ शीतल सुवर्ण गौरी। हाय। शीतल जी अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? जैसे आपने कहा कि चाइल्ड आर्टिस्ट, तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। मैं 6 साल की थी एंड तभी डीडी नेशनल जिसे कहते हैं, वो एक ही चैनल था जिसमें कुछ सीरियल्स आती थी। तो कबीर करके एक टीवी शो था, उसके लिए 40 लड़कों का सिलेक्शन हो रहा था और उस 40 लड़कों में सिर्फ मैं एक अकेली लड़की थी। लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी मेरे हेयर कट बॉयकट एज ए बॉयकट में रहती थी, पैंट शर्ट में ही घूमती थी, तो मेरे पड़ोस में जो एक आंटी थी उन्होंने कहा कि मैं ले जाती हूँ और 5-6 दिन का काम होगा, उस बच्चे के ऊपर ही सब कुछ है। तो मम्मी को लगा होगा, चलो लेकर जाओ। तो आंटी के साथ मैं चली गई और वो 40 लड़कों में सिर्फ मैं एक लड़की सिलेक्ट हुई थी और उस शो का नाम था कबीर, जिसमें मैंने अन्नू कपूर जी का बचपन का रोल किया था। अन्नू कपूर कबीर बने थे। तो 4 या 5 एपिसोड मुझ पर थे। तो इस तरह सिलसिला स्टार्ट हुआ। वो करने के बाद मुझे मैं आपकी बात में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। तो मैंने ना सुना था कि जब आप वो शो कर रहे थे तो नीना गुप्ता जी के साथ में ना आपका कुछ सीन था, तो उस सीन के बारे में बताएंगे दर्शकों को? हाँ, वो सीन ऐसा था कि पहला दिन मेरा शूट का था, मुझे सिलेक्ट कर दिया था और पहले सीन में ऐसा कुछ था कि कबीर अपनी माँ के पास आता है, कहीं चला जाता है घर छोड़कर, और उतने में उसके पिताजी का देहांत हो जाता है और नीना गुप्ता मुझे ढूंढती है, लेकिन वो बच्चा मिलता नहीं है। लेकिन जब बच्चा सामने आता है तो नीना गुप्ता देखकर सीधा एक चाटा लगा देती है और मैं सिर्फ 6 साल की, और नीना जी ने जो चाटा लगाया और वो जो मेरे फेस पे सब विभूति सब उन्होंने लगाया था, वो सब पाउडर सारे ऐसे उड़ने लगे। मैं एकदम दंग रह गई, लेकिन मैंने शॉट पूरा दिया, रिटेक नहीं किया। और जो क्लैपिंग मिली है और डायरेक्टर ने आकर मुझे गले लगाया, नीना जी से भी कहा यार 6 साल की बच्ची को तूने सच्ची में थप्पड़ लगा दी, और वो पूरा पंजा ऐसा और मेरे सिर्फ आंखों से ऐसे आंसू टपक रहे थे। लेकिन उस दिन से मुझे एक पता चला कि कुछ भी हो जाए रिटेक नहीं देना है, क्योंकि एट द एंड बहुत सारे चॉकलेट्स मेरे हाथ में आए थे और बहुत सारा प्यार मिला था मुझे उस सेट पर। एंड दे वर वेरी हैप्पी विथ माई वर्क कि अब इतनी छोटी लड़की, क्योंकि तभी आजकल कैसे बच्चे लोग टीवी में आ रहे हैं, सब कर रहे, तभी इतना सब नहीं था। और उसके बावजूद इतना अच्छा काम करना मीन्स दे वर वेरी हैप्पी। आपने चाइल्ड आर्टिस्ट से बहुत सारे काम किए और मैंने खुद ने काफ़ी सारी फिल्मों में जब मैं आपसे मिला, आपने फोटोज मुझे दिखाया तो मैंने देखा, तो आपने श्रीदेवी के बचपन की जो रोल है 2-3 फिल्मों में किया। आप उन रोल्स के बारे में जरा बताइए, कौन सी फिल्में थी, क्या रोल था और कैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिली उस जमाने में, जिस जमाने में फिल्मों में जाने के लिए लोग रोकते थे कि नहीं यार कहाँ बच्चे को भेजे, कहाँ लड़की को भेजे, कहाँ लड़कों को भेज रहा है फिल्म लाइन में। लेकिन जो दौर आज आया है सोशल मीडिया का, वो बदल चुका है। उस एक्सपीरियंस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली कबीर करने के बाद जब वो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ तो मेरी मम्मी, हमारे फैमिली के सब लोग, अरे शीतल, पूरी कहानी शीतल पर है, पूरा 4 एपिसोड और सिर्फ शीतल बेबी शीतल करके नाम आता था। तो वो सब देखकर अच्छा लगता था और मुझे भी कहीं ना कहीं, जैसे कि मेरी मम्मी कहती है कि तू तो बचपन से आई नो, मतलब मिरर के सामने खड़े रहकर डांस करना है और मैं बचपन से श्रीदेवी, मतलब नाम तो नहीं पता था कि ये श्रीदेवी है, बट मुझे वो एक्ट्रेस वैसे भी बहुत अच्छी लगती थी। और उसी कबीर करने के बाद चालबाज फिल्म की ऑफर आई मुझे। तभी पता नहीं था कि इस फिल्म का नाम चालबाज है, खाली इतना था कि श्रीदेवी के हीरोइन के बचपन का रोल है। मेरी मम्मी लेकर मुझे चली गई, देखते ही डायरेक्टर ने सिलेक्ट कर लिया और उसी दिन शूट भी था मेरा। और कोइंसिडेंटली उस दिन भी मुझे चाटा ही खाना था वो भी अनुपम खेर के हाथ से। हुआ ऐसा कि पहला शॉट था, अनुपम जी, मैं खड़ी हूँ यहाँ, अनुपम जी आते हैं, मेरा चीन ऐसा अप करते हैं और 60 से लगा देते।
लेकिन पता नहीं कैसे मैंने अपना फेस अवे किया, क्योंकि एक आर्टिस्ट को एक टेक्निक रहता है कि जब कोई चाटा मारता है तो हाउ यू विल रिएक्ट, तो फेस टाइमिंग पे अवे कैसे करना, और मैंने टाइमिंग पे अपना फेस अवे किया। जैसे शॉट कट हुआ, टेक ओके हुआ, अनुपम जी आए, दोनों हाथों से मुझे ऐसे पकड़ा और कहा, बेटा आपको ये टाइमिंग किसने सिखाया? मैंने कहा किसी ने नहीं। तो बोला यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड करके मुझे फॉरहेड पर किस किया उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है ना, वो जो पहला आपको जो डीडी का शो था उसमें आपको जो चाटा पड़ा था बहुत जोर से, तो आप समझ गए कि नहीं जब भी याद करे तो मुंडी टर्न कर लीजिए ना, ऐसे कुछ हुआ होगा राइट? मैं भी बोले ना सबकॉन्शियस माइंड कहीं वो होगा, और मैंने वो टर्न कर लिया और इस तरह से। तो जैसे कि आज तो आप देखते हो कि सेट पे बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन साथ ही साथ टाइम भी उतना उन लोग यूज करते हैं कि मतलब 12 घंटे यूज करेंगे, बच्चों को पूरा टाइम पे एक्टिंग कराओगे। तो उस जमाने में क्या बच्चों में कैसी फ्लेक्सिबिलिटी हुआ करती थी जब आप शूट करते थे, वो मुझे बताइए। उस जमाने में तो इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं था बच्चों का, सच कहूँ तो। सबसे पहले तो बच्चों का पूछते थे स्कूल टाइमिंग क्या है, एग्जाम तो नहीं है, और इतने बजे से इतने बजे तक होगा। अगर एक्सटेंड होता है टाइम तो वो कह देते थे कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं था। और इतना मतलब आजकल बच्चे कैसे थोड़े से इसमें आकर फेमस हो जाते, तो वैसा भी नहीं था। बट हाँ, ट्रीटमेंट हमेशा अच्छी ही रहती थी, अच्छे से ट्रीट करते थे बच्चों को। जैसे मेरे एक इंटरव्यू में गुजरात से मुझे एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया था चालबाज से रिलेटेड, तो मैंने वही कहा कि उस फिल्म में जब मैं गई करने के लिए, तो हीरोइनों के भी टेंड्रम्स ऐसे नहीं थे, क्योंकि श्रीदेवी का सीन हो गया था, खत्म हो गया था, वो तो उनका पैकअप हो गया था, लेकिन वो खास बोलकर गई थी, जो बच्ची आ रही ना उसे मेरा मेकअप रूम देना। हाँ, तो शीतल मैम ये बताइए मुझे आप कि श्रीदेवी के बचपन का रोल तो आपने किया है और काफी अच्छा भी प्ले किया, साथ ही साथ आपने हेमा मालिनी जी, जयप्रदा जी की भी बचपन का रोल किया, तो उसका अनुभव कैसा था? एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अनुभव मतलब तभी तो छोटे थे तो इतना कुछ पता नहीं चलता था, बट हाँ एंजॉय करती थी मैं। जैसे कि चालबाज फिल्म मैंने की, चालबाज के बाद तुरंत मुझे पत्थर के इंसान, उसमें भी मैंने श्रीदेवी का रोल किया था। लेकिन एक है कि जब भी मैंने कुछ जो काम किया ना उसमें मेरे साथ हादसे बहुत हुए। जैसे कि पत्थर के इंसान में ये हुआ था कि घोड़ा मुझे लेकर भाग गया था। क्या बात कर रहे हैं? यार हम लोग ने तो अभी तक सुना है कि लड़की को कोई लड़का लेके भाग जाए, उनके पापा लेके जाके नहीं एक्टिंग नहीं करना, आपको घोड़ा लेके भाग गया? हाँ, घोड़ा लेकर भाग गया था मुझे। एक्चुअली था ऐसा कि श्रीदेवी, जो छोटी श्रीदेवी रहती है वो एक घोड़े में रहती है, और जो पूनम ढिल्लो का रोल कर रही है वो दूसरे घोड़े में, और आगे उसके पापा रहते हैं जो हमारे पापा बने हैं, और वो हमें लेकर आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं वो चलने के लिए वो घोड़े को क्या हो गया भाई, वो भगवान को पता। वो घोड़ा यहाँ रोलिंग हो रही है, सीन चल रहा है, घोड़ा लेकर पूरा भागा, चांदी वाली स्टूडियो करके एक में, वो अंदर जंगल के अंदर ले गया, वहां से टर्निंग करके लेकर आया, और सेट पर जो चिल्लम चिल्ली श्रीदेवी आई भागकर, वो भी वही थी, चंकी पांडे और एक कोई तो हीरो थे, मुझे उनका नाम याद नहीं, लेकिन सारी जितनी शूटिंग चल रही थी सब आ गए वहां पर। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बोले अरे बच्चे को घोड़ा लेकर भाग गया। फिर वो घोड़े वाले ने कूद कर मुझे पकड़ के नीचे गिरा दिया, लेकिन तभी भी मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैंने वो जो घोड़े को ऐसा पकड़ा था, बच गए आप, बच गए। उसके गले को पकड़ लिया और दोनों पैर ऐसे बांध दिए थे मैंने। और मेरी मम्मी रो रही है, श्रीदेवी ने आकर बोला बच्चा इट्स ओके, चंकी पांडे तू ठीक है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। बोला हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे ये हाथ वाथ सब सूज तो गए थे। और चंकी पांडे का एक ये था कि मैं डबिंग बहुत करती थी, जैसे कि अंजलि फिल्म और बहुत सारी फिल्मों के एज ए चाइल्ड मैं डबिंग भी बहुत करती थी। और जब भी डबिंग करने जाओ तो चंकी पांडे भी मिलता था, तो वो एक ही बात बोलता था, एक घोड़े वाली आ गई। बोलते यार सॉलिड है तू। तो वो ये एक पत्थर के इंसान से एक यादगिरी ये है। चौरा फिल्म जिसमें मैंने जया प्रदा का बचपन का रोल किया था, अब उसमें भी ऐसा था कि बारिश के सीन में, फिल्मों में तो नकली बारिश ही दिखाते हैं, बिल्कुल से वो शावर लगा के यूज करते हैं, और जो शावर लगाते थे, जो मार, हाँ कैमरा क्या खड़ा है कुछ नहीं, डायरेक्टर ने बोला भागो तो भाग लिए। तो वो चौरा फिल्म वो भी अच्छा ही था एक्सपीरियंस। दूसरी एक फिल्म थी मेरी, हाँ हाय मेरी जान। हाय मेरी जान में भी हेमा जी के साथ मतलब आए कौन कर रही है मेरा बचपन का रोल, ऐसे ही आके उन्होंने पूछा,
तो जो हमारे डायरेक्टर थे रुपेश कुमार करके, वो भी एक्टर रह चुके हैं। ओके। तो उन्होंने कहा ये कर रही है आपके लिए, तो कुछ नहीं ऐसे ऐसे किया। वेरी गुड वेरी गुड। आपको कैसा फील होता है आज के दौर पे कि वो तो उस टाइम पे भी सुपरस्टार थे और आज भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और उस दौर की तो बात ही अलग थी क्योंकि इतना बड़ा सोशल मीडिया का नेटवर्क नहीं था। तो आप तो उनके साथ बीच में रहकर शूटिंग कर रहे हो, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उनका प्ले कर रहे हो रोल। तो आपको जब आप सोसाइटी में कभी आते होंगे या जहाँ भी आप रहते होंगे, तो उस मोहल्ले में, एरिया में क्या एनवायरनमेंट था आपको लेकर? एक्चुअली सच्ची कहूँ ना तो मुझे तो कुछ फील नहीं होता था। क्या बात कर रहे हो, मतलब आप कुछ मैं पता न्यूट्रल नहीं? रहती थी। हाँ, लेकिन जब मेरे पड़ोस में या मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, उन लोग का रिएक्शन हमेशा लाउड रहता था। क्या ना शीतल, मुझे लगता था ठीक है ना, क्या ना। एक्चुअली मेरा कोई रिएक्शन ही नहीं रहता था। मैं करती थी, मुझे अच्छा लगता था काम करना। मैं एक्टिंग कर रही हूँ और मैं एक्चुअली सच कहूँ ना तो आज की तारीख में भी कैमरा ऑन होता है ना तो मैं भूल जाती हूँ कि ये सुपरस्टार है, ये कोई है। मैं थैंक यू आपने मुझे सुपरस्टार बोला, भगवान आपके जबान लग जाए और आपको लड्डू मिले, गुलाब जामुन मिले। एक बड़े कलाकार ने मुझे आज, मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे तुरंत वीनस की एक बड़ी बजट की फिल्म कीमत, जिसमें अक्षय कुमार, रतन जैन की, रतन जी, राइट, रतन जी प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, और अक्षय कुमार जी, सैफ अली खान उस फिल्म में थे, रवीना टंडन। right. मैं अनुपम जी की डॉटर बनी थी, बट जो फिल्म बोलते ना एक सेंटर कैरेक्टर आई वाज प्लेइंग। अच्छा खासा इंट्रोडक्शन सीन था मेरा उसमें, लेकिन बड़े होने के बाद भी हादसा हुआ मेरे साथ। अच्छा। मैं उस फिल्म में क्लाइमेक्स सीन में विलन मुझे ले जाता है और 30 फीट ऊपर से मैं यहाँ बैठी हूँ, अच्छा। और वो जिप्सी ऐसे सीधे नीचे ओके। और कांच वांच सब ऊपर चेहरे में। मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं बैठी थी, गणपति बापा बचा लेना बोलकर। वो फाइटर मुझे बोलते हैं, सॉरी बेबी आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव जिप्सी वेरी वेल ना, एंड आई वाज वहाँ वो रोलिंग बोल रहे और तू अभी मुझे बोल रहा देखो। तो पीछे से अक्षय कुमार फॉलो करते हैं ऐसा दिखा रहे स्कूटी पे। भाई ने तो एक्सीलेटर मार के सीधा सब लेकर गया, खुद तो कूद गया और मैं सीधे ऐसे नीचे आई और ऐसे गिर गई। मतलब 30 फ्लोर या 30 फीट? 30 फीट। अच्छा, 30 फीट। हाँ, वो फिल्म सिटी में एक हेलीपैड बोलते हैं। हाँ, हेलीपैड है, मैंने भी यहाँ पे शूट किया हाँ, हुआ तो है। वो वहाँ पर उन्होंने कुछ सेट डाला था, तो नीचे से ऐसा ऊपर जाना रहता है। बट लकीली बाय गॉड ग्रेस आपको कुछ हुआ गणपति नहीं। बापा ने बताया। बप्पा जहाँ होते हैं वहाँ पे सब कुछ सुरक्षित होता है, सब सुरक्षा होता है। यस यस। तो मतलब मेरे साथ हादसे तो एवरी टाइम होते गए, लेकिन तभी भी मुझे प्यार बहुत मिला, बिकॉज मैं एक टीनेज थी और अनुपम जी को याद दिलाया था कि ये वही लड़की है चालबाज वाली। और वो मतलब इतने खुश थे ना, मुझे मेरी मम्मी को कहते थे, मैंने कहा नहीं, शी इज अ बॉर्न एक्टर, ब्लेस्ड चाइल्ड। मतलब बहुत अच्छा लगा बेटा तुझे फिर से देखकर, वो भी। एंड आई वाज वेरी यंग, मींस जस्ट अभी आप सोच सकते हो बोर्ड एग्जाम देकर 10th की ऑब्वियसली बात है, 15-16 साल की एज रही होगी और आपकी। मेरे लाइफ में हर चीज बहुत फट 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 होते हैं। जब आपने 11th-12th में रहे होगे आप, तो उस टाइम पे आपको बॉयज के प्रपोजल आते थे? नहीं कि मैंने एक्ट्रेस हमारी कॉलेज में, भाई मेरी क्लास में एक्ट्रेस है। हाँ, मैंने तो 11th-12th तो दूर की बात है, मैं 10th में थी और अभी तो जस्ट स्कूल ओपन हुआ, एक लड़का ग्रीटिंग कार्ड लेकर आ गया मेरे सामने। ये क्या नॉनसेंस। वो जमाना ग्रीटिंग कार्ड सब था, हाँ। एक्चुअली ग्रीटिंग कार्ड से था। हाँ, ग्रीटिंग कार्ड लेकर आ गया। अच्छा, वो यहाँ खड़ा है और सामने ही प्रिंसिपल की ऑफिस थी। मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा, मैं सिर्फ यहाँ थी, ऐसे लेकर नॉक किया और प्रिंसिपल के सामने रख दिया। और प्रिंसिपल ने फिर वो लड़के को बुलाकर जो वाट लगा दी, वाट लगा दी। झापा बिल्कुल। सो गाइस, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट शीतल मैम की जर्नी तो बहुत अच्छी रही और बहुत इंजॉय किया इन्होंने, फेम को इंजॉय किया, अपने कैरेक्टर को इंजॉय किया, फिर चाहे वो श्रीदेवी जी का बचपन हो या हेमा मालिनी जी का बचपन हो या फिर जयप्रदा जी का। अब हम इनसे थोड़ा उम्र के हिसाब से, जब हम बातें कर रहे हैं तो उम्र के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बॉलीवुड फीचर फिल्म, जो कि बहुत बड़ी फिल्म थी, सुपर डुपर हिट रही। उस फिल्म के स्टार कास्ट थे बॉबी देओल और प्रीति जिंटा। फिल्म का नाम था सोल्जर। इसका शूट मुझे लगता है आउट ऑफ इंडिया भी काफी सारा हुआ था, राइट? तो उस फिल्म में शीतल जी ने कैरेक्टर जो प्ले किया था उसके बारे में जानेंगे शीतल जी की जुबानी। हाँ,
सोल्जर फिल्म मुझे मिली, वो भी कोइंसिडेंट ही था। अब्बास मुस्तान जी कीमत के सेट पर आए थे और रतन जी ने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे, और अब्बास जी वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी एंड कहा यस शीतल यू आर वेरी फाइन एक्ट्रेस, हमने देखा हुआ है तुम्हारा थोड़ा सा एडिटिंग में, एंड कहा कि एक फिल्म हम कर रहे हैं सोल्जर, उसमें नई लड़की है, उसकी फ्रेंड का रोल है, बट ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा रोल है, बट इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब पब्लिक थिएटर के बाहर आएगी ना तब इतना ज़रूर कहेगी कि यार वो शीतल सही थी ना, क्योंकि उस फिल्म में मेरा नाम शीतल ही उन्होंने रखा था। इस हिसाब से मुझे वो सोल्जर फिल्म मिली, लेकिन सोल्जर फिल्म में भी एक हादसा हुआ था। तो दीदी क्या हादसा हुआ था? अरे आप लोग भी जानना चाहोगे ना, बड़े हादसे होते दीदी के साथ में। हाँ, तो हादसे के बारे में जानते हैं। सोल्जर फिल्म में भी मेरे साथ एक हादसा हुआ था। एक्चुअली हुआ यूँ था कि मैं गुजराती फिल्म करने के लिए अहमदाबाद गई थी। वहाँ एक गाने के सीक्वेंस में मेरे राइट पैर के लिगामेंट्स एंड टिश्यू पूरे टेयर हो गए थे। तो मेरी मम्मी ने, मेरे मैनेजर ने अब्बास जी से बात की कि शायद शीतल परफॉर्म नहीं कर पाएगी परसों। आरके स्टूडियो में बहुत बड़ा सेट लगा था क्योंकि शीतल के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो अब्बास जी को लगा कि यार शीतल ये क्या बात हुई, हमें देखना है, जो भी हुआ रहेगा तुम सेट पर आ जाओ। तो मैं अहमदाबाद से बॉम्बे हम पहुँचे उसी दिन, और नेक्स्ट डे आरके स्टूडियो में मेरी फियाट गाड़ी थी, पीछे के सीट में मैं पूरा पैर ऐसा लंबा करके बैठी थी, पूरा वो बांधा हुआ था, साइड में सपोर्टर था। अब्बास भाई, मुस्तान भाई दोनों ने आकर देखा, और जब उन्होंने मेरे पैर को देखा, मेरी मम्मी तो एक्सरे भी लेकर बैठी थी गाड़ी में ताकि उनको लगे कि भाई हम झूठ नहीं बोल रहे। जब उन्होंने देखा कि यार इसके तो पूरे लिगामेंट्स टेयर हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम सॉरी शीतल तू एक काम कर, तू घर चली जा, कुछ भी कर लेंगे, या तो शूटिंग कैंसिल करते, कुछ भी कर लेंगे, बट यू कांट शूट लाइक दिस। मैंने कहा क्या अब्बास जी मैं कुछ कहूँ, एक तो मेरी एज छोटी और मैं डरती बहुत थी बोलने के लिए, मतलब मैं बहुत सिर्फ काम से काम रखती थी, मैं ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करती थी। तो मैंने कहा सर अगर आप कहो तो मैं कर लूँगी, लेकिन तो जो खड़े रहकर होगा वो सब सीन मुझसे नहीं होगा, मैं बैठ कर पैर लंबा रख कर कर सकती हूँ। तो अब्बास जी ने कहा मुझे 2 मिनट दें, पता नहीं उन्होंने कुछ डिस्कस किया और चल करते कुछ, उन्होंने पूरा सीन पलटी मार, पूरा पलट दिया सीन। जहाँ पर मुझे पेप्सी का कोक लेकर मैं प्रीति के पास आती हूँ, फिर हम कुछ बातें करते, फिर मैं थोड़े टाइम के लिए बॉबी के पास जाके कुछ बातें करती हूँ, फिर रिटर्न आती हूँ, प्रीति से कुछ कहती हूँ, वो सारे सीन को उन्होंने पलटा दिया। और फिर ऐसा किया कि प्रीति वो लेकर आती है मेरे पास, फिर मुझसे कुछ कहती है, बोलते देख अभी जाके मैं उसको कुछ कहती हूँ, वो बॉबी के पास जाती है, फिर वहाँ से आती है और मैं बैठी हूँ। तो अगर वो सीन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, पॉज करके, मैं बैठी हूँ लेकिन मेरा पैर पूरा ऐसा लंबा है। फिर एक सीन में फाइट वहाँ पर होता है और फिर सिर्फ मैं टेक कर खड़ी हूँ इस तरह से, क्योंकि मैं पैर प्रॉपर रख नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे लिगामेंट्स टोटल टेयर हो गए थे, टिश्यूज एंड लिगामेंट्स। और तभी भी मुझे जो अप्रिशिएशन मिला, सबसे मिला, बॉबी, प्रीति नहीं थी, प्रीति ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। और मेरे हर शॉट में, सॉरी मैं खुद को बड़ा नहीं कहती, बट मेरे जब भी कोई सीन होता था, मेरा शॉट होता था क्लोज, तो अब्बास भाई और मुस्तान भाई हमेशा प्रीति को कैमरा के सामने ऐसा पास रखते थे और सिर्फ कहते थे रिएक्शन देख शीतल कैसे दे रही है। तब समझ में नहीं आता था ये ऐसे क्यों करते हैं। तो मैंने एक दिन पूछा आप हर बार प्रीति को ऐसे क्यों रखते हो, तो दोनों जन एक साथ बोल पड़े, अब्बास भाई और मुस्तान भाई, तो जो रिएक्शन देती ना विदाउट डायलॉग्स भी बहुत अच्छा देती है। चल अच्छी बात है। तो बेसिकली जो आप हो, स्टार के साथ साथ एक्टर भी हो, क्योंकि जो एक्टर होता है वो स्टार तो कभी भी बन जाएगा, लेकिन आपने जो रिएक्शन दिया जो अब्बास मस्तान सर को बहुत पसंद आया, और जैसा हमारी ऑडियंस को भी पसंद आ रही होगी जब आप बोल रहे हो, तो इंजॉय तो आपने किए कि साथ ही साथ आपने अपनी ऑडियंस को भी इंजॉय करवाया। सेट पे जितने लोग थे सबका दिल जीत लिया आपने। तो बहुत कम कलाकार होते जो सेट पे एक डायरेक्टर का दिल जीतते और साथ ही साथ अपने को स्टार का भी। तो वैसे ही दिल
शीतल जी ने भी कई सारे सेट पे, कई सारी फिल्मों के सेट पे अलग अलग किरदारों को प्ले करके दिल जीता है। मैं आगे इनसे क्वेश्चन करूंगा कि इनकी जो मैरिज लाइफ है वो कब आई लाइफ में, वो कब चेंजेस हुआ और कब इनको लगा कि अब इनको शादी करना चाहिए? चेंजेस एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी होने लगा। हिंदी फिल्में कर रही थी, सोल्जर, मस्त, दुल्हन बनूं मैं तेरी, ये सब फटाफट एक के बाद एक। वहीं मैं गुजराती फिल्मों में एज ए लीड एक्ट्रेस बड़े जितने भी सुपरस्टार थे, जैसे कि नरेश कनोडिया जी, हितेन कुमार, हितू कनोडिया, मनीराज बारोट, बहुत सारे मतलब जो गुजरात में नोन एक्टर्स हैं, उनके साथ मैंने काम किया एज ए लीड एक्ट्रेस। और वो करते करते मुझे गुजराती सीरियल्स की भी ऑफर आने लगी। तभी ETV गुजराती करके कुछ लॉन्च हुआ था, सैटेलाइट चैनल। तो वो लीड एक्ट्रेस गुजरात की ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और भाग्य विधाता करके एक शो आ रही थी। तो मुझे इंटरेस्ट तो नहीं था सीरियल करने में। मैंने कहा नहीं यार, आई एम हैप्पी डूइंग फिल्म्स, क्या सीरियल करना। और मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी प्लीज मैं मना करके आती हूँ उनको मीटिंग के लिए। मैंने हाँ तो कह दिया है, मना करके आती हूँ। गई अंदर ऑफिस के अंदर, उन्होंने जो मुझे कहानी सुनाई भाग्य विधाता में राजेश्वरी का कैरेक्टर जो था, आज भी जितने भी गुजराती ऑडियंस है मेरी, जो आज की तारीख में भी राजेश्वरी को पसंद करती है। आज भी मेरे इंस्टाग्राम में, मेरे फेसबुक पे और मैसेंजर पर मेरी ऑडियंस मुझे यही कहती है, राजेश्वरी मैम हम आपको वापस देखना चाहते हैं। तो अच्छा लगता है सुनकर। वो मैं मना करने के लिए गई थी और मैं हाँ बोलकर गाड़ी में बैठ गई। और इसका कनेक्शन भी जाता है मेरे हस्बैंड से, क्योंकि यही सीरियल थी भाग्य विधाता, जहाँ पर मैं मिस्टर भावेश गोरी से मिली, जो एसोसिएट डायरेक्टर थे उस शो के। और वहाँ हमारी मुलाकात हुई और एक दिन उन्होंने सीधा फ़ोन करके मुझसे यही कहा, क्या वुड यू लाइक टू बी मिसेस गोरी? और जो मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। और मैंने कहा है ये क्या, मतलब मैंने कभी ये सोचा ही नहीं, मतलब मैंने कभी आपको उस नज़र से भी नहीं देखा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी ऑडियंस को कि लोग मुंबई से अहमदाबाद जाते हैं, लोग मुंबई से दिल्ली जाते हैं। जो आज की डेट के जो हस्बैंड है सर, भावेश सर, जो डायरेक्टर है बहुत बड़े, वो सीधा आपको यहाँ से मार्च लेके जाने की बात कर रहे हैं, विदाउट एनी कॉफी डिनर डेट, कुछ नहीं, सीधा शादी का प्रपोजल। भाई ये कैसे हो गया? हाँ, नो आई लव यू, नथिंग। कभी हमने डेटिंग नहीं की, कभी हम बाहर घूमने नहीं गए। और मैंने कहा आई नीड टाइम। मैंने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा। हाँ, यू आर वेरी नाइस पर्सन, बहुत हम्बल हो, बट मैंने आपको उस नज़र से कभी देखा ही नहीं। नज़र मतलब एक होता है ना, एक अट्रैक्शन होता है, क्या आपको अंदर ही अंदर हाँ अच्छा लगता है ये लड़का, नाइस, मतलब वो नजर से ही नहीं देखा था मैंने उनको, एज ए फ्रेंड ही देखती थी मैं। फिर आपका मतलब कैसे ये जो मतलब एक सेट की दोस्ती थी या जो सेट का एक प्रोफेशनल रिलेशन था, वो कैसे एक शादी तक के पहुंचा, इस बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। बस ये जो भाग्य विधाता में ही वो शादी तक पहुंचा। शो तो मेरी हिट थी भाग्य विधाता, एंड मेरा जो रोल था उसमें भी बहुत सारे शेड्स थे मेरे, मतलब एज ऑफ 16 to 65 मुझे उसमें दिखाया था। एंड भावेश जी ने मुझे फ़ोन पर ही प्रपोज कर लिया। प्रपोज मीन्स वांट टू बी अ गोरी, मिसेस गोरी। और वो कुछ ही एक ही महीने में वो अपने मम्मी पापा को लेकर मेरे घर आए, मम्मी पापा से बातें की, एंड वी गॉट मैरिड। और तुरंत मैंने बेबी भी कंसीव कर लिया था। तो मेरा बेबी जो है, मतलब आज की तारीख में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं गुजरात के, वो मेरे बेटे का नाम हर्ष है, वो मेरे बेटे को देखकर यही बोलते हैं भाग्य विधाता। शो का नाम आपके बेटे को दे दिया गुजराती फिल्म इंडस्ट्री ने। मैं इतना पूछना चाहूँगा आपसे कि भावेश सर के साथ आप 2003 में मुझे लगता है शादी हुई थी, राइट? तो तब तो मैं भी बहुत छोटा था। लेकिन मैंने जब भी आपसे बातचीत की है तो मुझे हमेशा यही लगी आप बहुत खुश हो और खुश। तो आपकी मैरिज लाइफ कितनी अच्छी, कितनी सक्सेसफुल रही है? जैसा कि आज आप देखते हो कि हमारी फिल्म लाइन में जो कि शादी हो जाती है, रिलेशनशिप रहता है, तो नोक झोंक तकरार तो होते रहती है, लेकिन एक शादी को यहाँ तक चलाना, एक हैप्पी नोट्स पे लेके आना, कैसे किया आपने सब मेंटेन? एक्चुअली सच कहूँ ना संदेश, तो
मैं भले इस लाइन में बड़ी हुई हूँ, बट मैं बिल्कुल फिल्मी नहीं हूँ। मुझे पहले से एक घरेलू लाइफ चाहिए थी। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे रिग्रेट्स हो रहा है कि अरे मेरी शादी हो गई, बहुत कम एज में शादी हो गई, बहुत कम एज में बच्चा हो गया। मुझे रिग्रेट्स नहीं है। मैंने एंजॉय किया। मेरा बेटा 1 साल का हुआ और मुझे भोजपुरी फिल्म की ऑफर आई लीड में। अरे मेरा यही क्वेश्चन था नेक्स्ट टाइम कि आपने जो पिक्चर किया राजस्थानी फिल्म की, भोजपुरी फिल्म की, देखिए ये होता है कलाकार, मैं भी कलाकार हूँ, शीतल मैम भी कलाकार होते, कलाकार की फीलिंग समझ जाती है। जब उनको पता चल गया संदेश अब यही पूछने वाला है तो मैं भी यही पूछने वाला था कि आपके जो गुजराती फिल्म और हिंदी फिल्मों के साथ साथ आपने भोजपुरी में भी एज अ लीड एक्ट्रेस काम किया है, राजस्थानी फिल्मों में एज अ लीड एक्ट्रेस काम किया है, उन सब फिल्मों के बारे में मैं जानना चाहूंगा, बिल्कुल बताइएगा। तो संदेश हम स्टार्ट करते, अभी छेड़ी ये बात तो राजस्थानी फिल्म से मैं स्टार्ट करूंगी, बिकॉज मेरी पहली फिल्म थी बीरा बेगो आइजेरे। उस फिल्म में मैं सिर्फ 13 साल की थी और ये उन्हें 16 साल की लड़की चाहिए थी। और मेरे एक अंकल है, उन्होंने कहा कि भाभी 16 साल की लड़की चाहिए राजस्थानी फिल्म में, पूरी कहानी उस लड़की पर होगी। और ये बात मैंने सुन ली। मैं किचन से बाहर आई और मैंने कहा अंकल मुझे करनी है फिल्म। बोलते नहीं तू 13 साल की है। बोला नहीं, वो बोलते ना साड़ी वाड़ी पहनते हैं तो लड़की बड़ी दिखती है, तो मैं कर लूंगी ना। बोलते अरे तू 9th में तू कैसे करेगी। मैं कर लूंगी ना अंकल। अंकल बोले पहले तो सिलेक्ट तो हो जा। मैंने कहा ठीक है। और मेरी मम्मी के साथ मैं चली गई ऑफिस। दिनेश गांधी करके, जिन्होंने फूल और कांटे करके फिल्म बनाई थी अजय देवगन की, उसके प्रोड्यूसर थे ये, उनके ऑफिस चली गई। वहाँ पर मोहन जी थे, मोहन सिंह राठौड़, और एक अंकल थे, 2-3 अंकल थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है। और सच कहूँ तो मुझे उस फिल्म की यादें भी मुझे इतनी नहीं, बिकॉज मैं पढ़ाई भी कर रही थी और फिल्में भी कर रही थी। गजेंद्र चौहान जो मेरे भाई बने थे उसमें समीर करके है, समीर राजड़ा करके, तो मुझे देखने के साथ ही इन लोगों ने पसंद कर लिया और मैं चली गई। और हमारे जो डायरेक्टर है कोइंसिडेंटली वो मेरे मेकअप रूम में आए। अरे तू पढ़ाई कर रही है? तो मैं एक्चुअली डर गई थी कि अब मैं क्या बोलूँ इनसे। तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने किताब उठाई मेरी, ये क्या तू 9th स्टैंडर्ड में? और मैं तो रोने जैसी हो गई। मैंने कहा हाँ सर, मैंने झूठ बोला आपसे क्योंकि मुझे काम करना था। बट टचवुड उन्होंने भी सपोर्ट बहुत किया मुझे। इस तरह से मैंने पहली फिल्म की बीरा बेगो आइजेरे, 2-3 महीने में ही मैंने दूसरी फिल्म भी कर दी उनकी। सिर्फ एक गाना ही था उसमें, मेरा स्पेशल सॉन्ग था। एंड उस फिल्म में प्राण साहब थे जो हिंदी इंडस्ट्री के बहुत नामचीन है, उनसे भी मेरा इंट्रोड्यूस मोहन जी ने करवाया था। देखो कैसा झूठ बोलकर आजकल बच्चे लोग फिल्में करते। तो उस फिल्म में मैंने एक स्पेशल सॉन्ग किया मैंने, बेटी हुई पराई रे। और उसी तरह फिर वापस मेरा गैप आ गया है 1-2 साल का। सो 12th होने के बाद वही लगा रहा, मैं करने लगी फिल्में, गुजराती फिल्मों में बिजी रहने लगी। यहाँ पर सीरियल ZTV की आ रही थी मेरी, चंदन का पलना रेशम की डोर लीड रोल में। उसी बीच में सीरियल भावेश के साथ जो कर रही थी भाग्य विधाता, उसमें बेबी आ गया, शादी हो गई, बेबी आ गया, फिर सब कुछ 9 मंथ तक मैंने शूटिंग किया है बड़ा सा पेट लेकर। एंड बेबी आ गया तो फुल टू फोकस बेबी पे किया। मेरा बेबी 1 ईयर का हुआ। फर्स्ट बर्थडे मेरे हर्ष का मैंने सेलिब्रेट किया और मुझे भोजपुरी फिल्म की ऑफर आई। वो मेरे डायरेक्टर जो थे, कोरियोग्राफर भी रह चुके, नेहाल सिंह। फोन आया नेहाल जी का, क्या बेटा फिल्म बना रहा हूँ मैं, तो आई वॉन्ट यू टू डू दैट फिल्म। और फुल हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म थी, वाओ, भोजपुरी। तो मैंने कहा बेटा तो मेरा 1 ही साल का है, तो थोड़ी सी करूँ नहीं करूँ जैसा हो रहा था। तो भावेश ने मुझसे कहा, मेरे हस्बैंड ने, क्या तुझे करनी है? तो बोलते थे एक अंदर से एक कर लूं? तो कहा हाँ ठीक है। नेहाल जी ने कहा भाई पेमेंट तो इतना नहीं है। इट्स ओके। फिल्म करने चली गई मैं वहाँ पर। 15 दिन में उन्होंने फिल्म पूरी कंप्लीट की, भोजपुरी। सैनू राखी लाज, जो आज की तारीख में भी उसके गाने बहुत हिट है, फिल्म भी हिट रही। तुरंत मुझे दूसरी फिल्म की ऑफर आई, मोर कलेजे का टुकड़ा, वो भी फिल्म हिट रही। नाम देखिए, मोर कलेजे का टुकड़ा, वो भी फिल्म हिट रही।
तीसरी फिल्म की ऑफर आई और यहाँ मेरा बेटा वो कहीं ना कहीं मुझे मिस कर रहा था, तो मेरे इन-लॉज और सब बोल रहे थे कि हर्ष तुझे मिस करता है, और उसने कुछ दूध की बोतल छोड़ दी थी, दूध नहीं पीता था, और मैंने वापस से ब्रेक लगा लिया अपने करियर को। हर्ष 3 साल का हुआ, मुझे और एक ऑफर आई, वो थी ETV की ही गुजराती शो सुशीला बकुला। इट वाज द नंबर 1 कॉमेडी शो। आज की तारीख में भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसे नंबर 1 कॉमेडी शो का वो दर्जा दिया। वो शो किया था? हाँ, एज ए लीड एक्ट्रेस। और मेरे फैंस आज, मतलब मैं कहूँ ना संदेश की, मैंने गुजराती फिल्में की है, नहीं तो भी 15 गुजराती फिल्में मैंने की है, लेकिन मुझे उस फिल्मों से इतना नाम नहीं मिला जो मेरी 2 गुजराती शो करने के बाद मुझे, मेरी गुजराती की ऑडियंस, दिस इज फॉर माय गुजराती ऑडियंस, जो मुझे आज की तारीख में भी, मैं गुजराती में कहना चाहूंगी संदेश। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना ही शो है इंटरव्यू विद आइकन। तो आइकन जो बोलेंगे गुजराती, राजस्थानी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, जो बोलना बोले दिल खोल के बोलिए કે હું મારા ગુજરાતી ઓડિયન્સ જે આજની તારીખમાં પણ મને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, તમારી ભાગ્ય વિધાતાની રાજ રાજેશ્વરી અને તમારી સુશીલા બકુલાની સુશી સત્તાણી તમને તહે દિલથી ધન્યવાદ કરે છે। આજે હું છું તમારા લીધે છું। થેન્ક यू वेरी मच। ऑडियंस की तरफ से कहते तो वेलकम। बहुत अच्छा लगा, आपने हमको एंटरटेन किया हमेशा, गुजराती फिल्मों से, हिंदी फिल्मों से, राजस्थानी फिल्मों से, भोजपुरी फिल्मों से, और लास्ट में हम बात करेंगे मराठी फिल्मों से। हाँ, तो मराठी फिल्मों की बात तो करना बनता है। यस। मराठी मैंने एक ही फिल्म की है, और वो भी गेस्ट अपीयरेंस, मैंने एक गाना किया है लावनी। वाह, मतलब गुजराती गर्ल्स इज डूइंग राजस्थानी फिल्म, भोजपुरी, गुजराती, हिंदी, मराठी, मतलब गुजरात का झंडा जैसे हमारे मोदी साहब ने देश में लगाया है ना, वैसे ही शीतल जी भी गुजराती, और पूरी इंडस्ट्री में उन्होंने अच्छा कमाल का काम किया है। मराठी फिल्म संदेश, मुझे, मैं फिल्म कर रही थी, राजस्थानी एक फिल्म कर रही थी, उसी दौरान हमारी माँ संतोषी राजस्थानी फिल्म कर रही थी, उसी दौरान मुझे शिल्पा शिरोडकर नाम, तो जो मेरे जनरेशन के सब जानते ही आज भी जानते कि उन्होंने आज भी वो काम बहुत कर दिया, बहुत अच्छा। शी इज अ वेरी नोन एक्ट्रेस। एंड शिल्पा शिरोडकर जी का फोन आया, मेरी जो हेयर आर्टिस्ट थी वंदना शिंदे, जो मुझे आज भी बहुत प्यार करते हैं, कहा क्या बेटा शिल्पा जी ने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है और लावनी है, मराठी करना है, एक ही दिन में गाना कंप्लीट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और उस तरह से मुझे मराठी फिल्म, मैंने एक सौभाग्यवती सरपंच उस फिल्म का नाम है, और उसमें मैंने एक लावनी की है। वाह, तो शीतल जी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपने अपना कीमती वक्त, प्रीशियस टाइम आपने मेरे शो के लिए दिया, इंटरव्यू विद आइकन। और आज के जो आइकन थे शीतल जी, जिनकी मैंने पुरानी यादें जो थी वो ताज़ा कर दी। तो सबसे पहले मैं शीतल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया। थैंक यू सो मच शीतल सुवर्णा जी, उर्फ शीतल सुवर्णा गौरी जी। थैंक यू संदेश, एंड आई एम रियली वेरी हम्बल। अगर तुम इस बारे में मुझसे बात नहीं करते तो शायद वो चीज़ें, वो यादें अंदर ही रह जाती मेरे। ये बेसिकली ये जो मैं शो लेके आया मेरे चैनल पे स्मार्ट संदेश में, इस शो का मोटिव बेसिकली ये है कि जो आपकी पुरानी यादें हैं उसको ताज़ा करने का, दूसरा जो आप इस दुनिया में पाते हो, या जो आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री जो भी चीज़ आप पाते हो या जो भी आप हासिल कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपका एक मोटिव होता है, काम होता है कि आप आने वाली न्यू जनरेशन को उसके बारे में बताएं, ताकि उनको सीखने को मिले कि भाई प्रीवियस इंडस्ट्री में कैसे काम होता था, आज की इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है। पहले सिर्फ रील में 70 mm की जो रील होती थी उसमें फिल्में बनती थी, बाद में टीवी आया, रेडियो में काम होता था, अब तो सोशल मीडिया की दुनिया है। तो शीतल जी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि शीतल जी, आप ये बताइए कि जो यंगस्टर्स जो बॉलीवुड की तरफ, टीवी इंडस्ट्री की तरफ या सोशल मीडिया यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, उनकी तैयारी के लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्या उनको कुछ बताना चाहोगे, अपने एक्सपीरियंस से उनको क्या सीख देना चाहोगे आप, मतलब सीख का मतलब है क्या उनको आप गाइड करना चाहोगे यहाँ पर? सबसे पहले तो यही कहूँगी कि फॉलो योर ड्रीम्स, और जो भी काम करो दिल से करो। हाँ, बट जो आपके स्पेशली फॉर बॉयज़,
नॉट फॉर गर्ल्स, क्योंकि लड़कियां तो शादी करके चली जाती है। बॉयज़ के लिए मैं स्पेशली कहूँगी, इसे ही जरिया मत बनाइए, साइड में और भी कुछ करिए, अच्छी पढ़ाई करो, वाइट कॉलर जॉब हासिल करो, साथ ही साथ अपना ये जो ड्रीम है आपका यूट्यूब में शॉर्ट फिल्म्स बनाना या OTT प्लेटफॉर्म के लिए कुछ करना, वो भी आप करो, बट फॉलो योर ड्रीम्स, डू नॉट चीट एनीवन एंड बी सिंसियर विथ योर वर्क। और साथ ही साथ आप ये बताइए कि उनको क्या तैयारी करके आनी चाहिए, अगर कोई बंदा अगर एक्टर बनना चाहता हो या एक्ट्रेस बनना चाहता हो, तो उनकी क्या तैयारी लगती है कि एक्टर बनने के लिए, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। एक्टर बनने के लिए तैयारी तो पहले आप खुद से पूछो कि आप वाकई एक्टर बनना चाहते हो, क्योंकि जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि एक्टिंग आप सीख नहीं सकते हो। एक्टिंग क्या है, आज मैं जो बात कर रही हूँ, मेरे जो हाव भाव है वो एक्टिंग है। संदेश ने जो मुझसे क्वेश्चन किया, संदेश एक्टिंग करके तो मुझसे क्वेश्चन नहीं करे, वो नेचुरल है। आप जितने नेचुरल रहोगे ना, बी वॉट यू आर, वही एक्टिंग है। आजकल पेरेंट्स भेज देते हैं एक्टिंग क्लास चले जाओ, यहाँ हाँ डांस क्लास जाना जरूरी है, डांस सीखना जरूरी है, एक्टिंग क्लास जाओ। एक्टिंग क्लास में आप जाओगे तो आप क्या सीखोगे? मैं तो इतना ही कहती हूँ कि एक एक्टर अंदर से एक्टर होना चाहिए। जब भी आप टीवी देखते हो, मैं सारे न्यू कमर्स से कहूँगी, आप टीवी देखते हो या तो आप नॉर्मली कोई पार्टी में जाते हो, सब बातें करते, तो आप जो बातें करते हो उसे मत देखो, उसके बाजू में जो लड़का खड़ा है ना, जो उसे देख रहा है, उसके एक्सप्रेशन देखो, वहाँ से आप ज़्यादा सीखोगे। आप जब टीवी में आप फिल्म देखते हो, हीरो है हीरोइन है, वो अपना सीन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाजू में भी कैरेक्टर्स खड़े हैं 2-3, उनके एक्सप्रेशंस क्या है वो देखो, वहाँ से आप सीखोगे, आप बहुत कुछ उनसे सीखोगे, क्योंकि जो बोलते हैं उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन जो सुन रहा है, जैसे कि संदेश सुन रहे हैं, व्हाट संदेश इज डूइंग, उसे देखो, ऐसे ही एक्टिंग सीखी जाती है। बिल्कुल सही। और जो आपने बोला एक्टिंग क्लास के बारे में, बिल्कुल एक्टिंग क्लास जाना चाहिए, वहाँ पे भी टेक्निकल नॉलेज सीखने को मिलता है कि कैमरा एंगल के अगर रहता है तो आपको कैसे मूड कैरी करना होता है। मास्टर एक बार लगता है तो क्लोज 2 घंटे बाद लगता है, तो उन सब चीज़ों में कैसे आपको मूड कैरी करना होता है। तो शीतल जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा, आप हमारे चैनल पे आए जिसका नाम है स्मार्ट संदेश, और मेरे शो में आए स्पेशली इंटरव्यू विथ आइकन। और आज के जो मेरे आइकन थे वो थी शीतल स्वर्णा जी उर्फ शीतल स्वर्णा गौरी जी, जो कि शादी के बाद इनका सरनेम गौरी लग गया साथ में, और बहुत अच्छे एक्ट्रेस है, काफ़ी सारा काम किया इंडस्ट्री में, अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों को जीता है, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इन्होंने वो भी किया है। और साथ ही साथ जितने भी शो इन्होंने किए, पूरे दिल से उस कैरेक्टर को जिया है, गुजराती हो, राजस्थानी हो, भोजपुरी हो या हिंदी हो या मराठी हो, जहाँ पे जो काम किया उन्होंने उस काम को अपनी मेहनत से 4 चांद लगा दिया। और इसी तरीके से मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम करें उसे पूरे दिल से करें, जैसा कि शीतल मैम ने भी अभी कहा कि आप जो भी आपके ड्रीम्स है उसे पूरे दिल से करें, हार्ड वर्क से करें, स्ट्रेटेजी बनाए, प्लानिंग करें, और फिर उसके बाद डिसाइड करें क्या आपको सच में करना है। और अगर हाँ करना है तो फिर उसमें उतर के बहुत सारी मेहनत करना है। So thank you guys, and thank you Sheetal ma'am. So thank you so much guys for watching my channel Smart Sandesh and the show Interview with Icon. Love you guys, and keep like, comment and share with your family and friends, and do subscribe to my channel Smart Sandesh.